क्या जब वी मेट में शाहिद और करीना अगर ट्रेन में नहीं मिलते, बस में मिलते, तो क्या स्टोरी उतनी ही अच्छी होती? क्या शोले वाला वो आइकॉनिक सीन अगर वो ट्रेन की जगह बस होता, तो बस होती तो कुछ अलग होता? या फिर शाहरुख अगर छैया छैया बस के ऊपर कर रहे होते मलाइका के साथ, तो क्या तब भी वो गाना उतना ही अच्छा बनता? ये सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं, मंडरा रहे हैं मेरे विचारों में, जब से मैंने बताया कि मैं इस बार ट्रेन के बारे में बात करूँगा। क्योंकि ट्रेन जो है वो हम हिंदुस्तानियों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। जब हम बड़े हो रहे थे तब ट्रेन ही हमारा एकमात्र साधन था कहीं आने जाने का। अब वो साधन अलग अलग हो गए हैं, जैसा मैंने पिछली बार बताया। लेकिन ट्रेन जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। तो आज का कारवां इसी ट्रेन यात्रा को समर्पित है। मेरा जो ट्रेन से इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे हुआ, तो ट्रेन से जो मेरा पहला जो मुझे याद जो है जर्नी जो मुझे याद है वो फैमिली के साथ, जिसमें मेरी दादी भी साथ में थी। उनकी मुझे बिल्कुल अच्छी क्लियरली याद है। और हम लोग शायद मंदसौर गए थे। और स्टीम इंजन उन दिनों चलते थे, तो स्टीम इंजन का था, तो उससे जो राख जो निकलती थी कोयले की जलने के बाद, तो वो कई बार जो थी वो खिड़की से अंदर आती थी, तो वो उड़ उड़ के आ रही थी। तो खिड़की बंद करी गई और उस इंजन की जो सीटी जो है वो बहुत ही कमाल की, मतलब बहुत ही आइकॉनिक सिटी है, जो कि बहुत बार बहुत सारे गानों में भी यूज़ हुई है। लेकिन हमने तो मतलब वो लाइव सुनी है। दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है वो है कि पिताजी को जो सरकारी घर मिला था वो हबीबगंज स्टेशन, आज का रानी कमलापति स्टेशन, उसके बहुत करीब था। तो और करीब था और बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता था। तो वो ट्रेन के आना और उनका हॉर्न बजना, वो सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल साफ़ सुनाई देती थी। और उन दिनों हबीबगंज स्टेशन एक बहुत छोटा स्टेशन हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा ट्रेन्स वहाँ पे रुकती भी नहीं थी। तो ये भी मालूम था कि अमुक समय पे आई है गाड़ी तो कौन सी है। जैसे रात में अगर 11 बजे के आसपास कोई सी गाड़ी का ऐसे आवाज़ आती है कि कोई गाड़ी आई है, तो मालूम था कि वो इंदौर बिलासपुर है। और वही गाड़ी सवेरे जो है वो रिटर्न जर्नी पे जो है वो अपनी आती थी, तो वो थी। और उन दिनों स्टेशन पे इतने मतलब सख्त वो नहीं थे कायदे कानून कि आप स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के ही जाएं। तो हमने उस स्टेशन का इस्तेमाल अपने मॉर्निंग वॉक के लिए भी किया। कई बार हम लोग जो हैं आज मैं बता रहा हूँ तो मुझे हंसी भी आ रही है कि कैसे उस स्टेशन का वो मॉर्निंग वॉक के लिए यूज़ होता था। लेकिन मैंने बाद में भी देखा है कि आसपास रहने वाले जो हैं वो आज भी शायद उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म का मॉर्निंग वॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स का जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, या फिर यहाँ पे चेकिंग की संभावना जो है वो कम रहती है। तो हम लोग भी जो थे प्लेटफॉर्म पे जाते थे, और उन्होंने दो ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, एक दिल्ली की तरफ जाने वाला और एक केरल या कन्याकुमारी की तरफ जाने वाली जो डायरेक्शन वाले जो थे, तो दो ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। तो उन दो प्लेटफॉर्म्स पे वॉक करते थे अपना, और वॉक करके वापस आते थे। पता नहीं क्या है कि ट्रेन में आप जब बैठते हैं और ट्रेन चलती है तो अचानक ही भूख लगने लगती है। भले ही आप घर से खा पी कर आए हों, तो भूख लगती थी। और हमारे साथ जो थी वो एक लाल रंग की एक बास्केट जो थी वो चलती थी, और उसमें हमारे खाने पीने का सामान होता था, यूजुअल जो उन दिनों चलता है, जो आज भी चलता है, पूड़ी सब्जी और जैम ब्रेड। तो बस ट्रेन चली, जैम ब्रेड जो है वो खाना शुरू हुआ, और फिर थोड़ी देर बाद पूड़ी सब्जी भी खा ली गई।
और आजकल के जैसा उन दिनों तो ट्रेन में ऐसी सुविधाएं थी नहीं कि खाना आ रहा है या फिर ऐसे वेंडर्स आ रहे हैं। जो भी कुछ रहता था स्टेशन पे ही आपको मिलता था। चाय ज़रूर मिल जाती थी, तो खाने पीना जो था वो घर से ही रहता था। जब ट्रेन में खाना भी मिलने लगा तो मुझे एक टाइम था 3-4 साल का, जबकि हर 3-4 महीने में एक जर्नी मुझे करनी रहती थी। तो उन दिनों मैंने रेलवे की जो ट्रेन में जो थाली मिलती थी वो मैंने खाई। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज क्वालिटी को लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत सारे किस्से आते रहते हैं, लेकिन उन दिनों खाना वाकई में अच्छा होता था। और वो खाना बाकायदा मतलब वो पूरी स्टील की प्लेट में आता था जिसमें वो अलग अलग खाने बने होते हैं। तो बड़ा अच्छा खाना होता था और मैंने कई बार जो है वो खाना खाया है। और कई बार वो रेलवे स्टेशन की जो कैंटीन जो रहती है वहाँ पे बैठ कर के भी मैंने वो थाली खाई है। पता नहीं अब क्वालिटी अब क्यों इतनी ख़राब हो गई कि खैर वो एक अलग विषय है। हमारा अभी जो हमारी रेलगाड़ी जो है वो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और उन दिनों फिर जब सफ़र करना शुरू किया, नौकरी लग गई अकेले, तो जो अपनी पहली चॉइस जो रहती थी वो रहती थी अपर बर्थ। तो जब काउंटर पे जाते थे और टिकट बुक करने के लिए अपना नंबर आता था तो अपर बर्थ, वो उनसे बोलते थे अपर बर्थ ही दीजिए, साइड अपर नहीं, अपर बर्थ, मेन अपर वाली। बस ट्रेन में जा कर के अपर बर्थ पे अपना सामान रखा, जाके लेटे और सो गए। तो ट्रेन का सफ़र जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता था वो सोने के लिए यूज़ करता था। हालांकि अब जो है उस पासा बिल्कुल उलट गया है। अब ऊपर वाली बर्थ जो है वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं और अब रिक्वेस्ट ये करते हैं कि प्लीज़ लोअर बर्थ दे दीजिए, लोअर बर्थ दे दीजिए। काउंटर पे तो नहीं कर पाते हैं, जो ऐप पे जो बुक करते हैं तो वहाँ पे लोअर बर्थ देते हैं। और वहाँ पे आजकल एक एडिशनल ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप ये वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं कि अगर लोअर बर्थ अवेलेबल नहीं है तो आपका टिकट बुक ना किया जाए। वैसे मैंने ट्रेन की हर क्लास में सफ़र किया है। जब नौकरी लगी, दिल्ली में थे, भोपाल जाना होता था, तो हर बार ये संभव नहीं था कि टिकट जो है बुक कराया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि आपको मालूम नहीं होता था कि आपकी छुट्टी कब होगी। तो जैसे ही मालूम पड़ता छुट्टी है तो ड्यूटी करी, स्टेशन पे पहुँचे, टिकट लिया जनरल का और जनरल में जाके बैठ गए और 12 घंटे जनरल में बैठ गए और निकल गए। जहाँ जगह मिल जाए दरवाजे पे भी बैठ के गए हैं। तो ऐसे मैंने 2-3 जो यात्राएं जनरल में करी हैं, बहुत ही यादगार रही हैं। एक जो मुझे याद है वो थी बम्बई से रायपुर तक की, मेरी बुआ की लड़की की शादी में जाना था। अब टिकट था ही नहीं और कंफर्म ही नहीं हुआ लास्ट मिनट तक, तो फिर जनरल में चले गए। दूसरा जो था, जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था तो बॉम्बे से मैं पूना गया था और पूना से भोपाल के लिए ट्रेन्स बहुत बहुत कम है। अभी भी बहुत ज़्यादा उनका नंबर बढ़ा नहीं है, लेकिन उन दिनों तो 2 ही ट्रेन्स हुआ करती थी। तो बस टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो जनरल में फिर बैठ करके गए। और मैं शायद कोई परीक्षा देने गया था, तो परीक्षा दे करके दौड़ते भागते स्टेशन पहुंचा और वो झेलम एक्सप्रेस जो थी उसमें जा कर के जनरल में बैठ गया। और गर्मी के दिन थे, मई की बात है। सारी घटनाएं हुई थी और उनका जिक्र मैं शायद पॉडकास्ट पे नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये वही यात्रा है जिसके बाद जो है बहुत सारे किस्से हुए थे। तो बहर वो किस्से तो किसी दिन शायद आएंगे बाहर। तो वो जो पेन जो था एग्ज़ाम सेंटर से मैं लेके आया था, तो वो जेब में रखा रह गया था और वो ट्रेन में भीड़ थी, गर्मी थी, तो वो पेन की इंक जो है वो लीक कर गई। वो पूरी मेरी शर्ट पे वो निशान छोड़ के वो यात्रा जो थी वो बहुत ही यादगार बन गई। खैर मम्मी से डांट वांट बाद में बहुत पड़ी थी और पता नहीं, वो मुझे याद नहीं कि वो रंग निकला था कि नहीं निकला था। तो वो यात्रा जो थी वो जनरल कैटेगरी की बहुत याद है। आपको आपकी कौन सी ऐसी यात्राएं जो हैं बिल्कुल याद हैं और क्लियरली याद हैं आपको कि उस दौरान क्या हुआ था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एसी में ट्रैवल करना मुझे याद नहीं कब शुरू किया था, लेकिन पहली बार जब राजधानी में बैठे तो वो तब हुआ जब दिल्ली से मेरा तबादला बॉम्बे हुआ।
तो जिस संस्था में मैं काम करता था तो उन्होंने बोला कि नहीं आप राजधानी से जाइए। तो हम पहली बार राजधानी ट्रेन में बैठे। उसके पहले सुना था राजधानी चलती है, लेकिन बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या है। तो वो एक्सपीरियंस बड़ा यादगार था। और उन दिनों राजधानी ट्रेन में सैटेलाइट फ़ोन भी हुआ करते थे, वो भी आपके पास सुविधा थी। मोबाइल फ़ोन तो उन दिनों बहुत ही अर्ली स्टेजेस में थे, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन हुआ करते। तो मैंने बाकायदा टिकट विकेट तो कंपनी का दिया हुआ था, तो फ़ोन जो है वो किया घर पे और माता जी पिताजी से बात करी, बताया कि मैं ट्रेन से कॉल कर रहा हूँ। तो तो बहुत ही मज़ेदार दिन थे। अच्छा, मैंने जब नौकरी शुरू करी ना, मतलब रेलवे से मेरे जीवन का जुड़ाव जो है वो मतलब आज मैं बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है। तो मेरी जो पहली बाईलाइन थी, बाईलाइन जो हम लोग पत्रकारों के लिए रहती है, बड़ी प्रेशियस चीज़ होती है, बहुत ही कीमती चीज़ होती है। तो वो मतलब आपके जब नाम पेपर में छप जाता है तो बाय XYZ, तो बाय असीम श्रीवास्तव, जो मेरी पहली जो बाईलाइन थी जो कि पेज 1 पे आई थी, वो भी एक्चुअली रेलवे से संबंधित ही थी। तो रेलवे जो है मतलब जीवन में बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहा है। जैसे मैंने पिछली बार बताया कैसे हवाई जहाज़ का टिकट बुक करना जो था पहले एक बड़ा कष्ट वाला काम था, रेलवे का टिकट बुक करना तो उससे भी बड़ा कष्ट वाला काम था। मतलब वो सवेरे काउंटर 8 बजे से खुलता था, और चूँकि हमारा घर पास में था स्टेशन के और बुकिंग काउंटर था हबीबगंज स्टेशन पे, तो बुक करने के लिए जाना पड़ता था। और सीज़न अगर है तो वहाँ पे मतलब लोग रात में ही लाइन लगा कर रखते थे, और सवेरे आप जब पहुँचे तो वहाँ पे पहले से लाइन लगी हुई है। और वो बुक करने मतलब अपने आप में एक बहुत ही एक्सपीरियंस था। मतलब पूरी एलैबोरेट प्रोसेस थी। आपको जा कर के पहले एक फ़ॉर्म लेना पड़ता था, और फॉर्म में आपको नाम भरने पड़ते थे, उम्र भरनी पड़ती थी, वो मेल है या फीमेल है वो लिखें, और अब बर्थ प्रेफरेंस भी देना पड़ता था, और आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना पड़ता था, एड्रेस भी लिखना पड़ता था। फिर बाद में उन्होंने शुरू किया कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का भी आप पता वगैरह दें सिक्योरिटी रीज़न से। तो बहुत ही तामझाम वाला काम हुआ करता था काउंटर पे टिकट बुक करने का। फिर वेबसाइट शुरू हुई, ऐप तो बहुत बाद में आई, वेबसाइट शुरू हुई। तो मैं चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था भोपाल और जहाँ भी कहीं मैं रहता था, तो मैंने इसका उपयोग करना शुरू किया। अब रेलवे के साथ समस्या ये है कि वो लोग जो भी इनोवेशन करते हैं वो उनके एम्प्लॉयज़ तक जो है शायद सबसे बाद में पहुँचता है। तो हमने ई टिकट बुक कर लिया, और बुक करने के बाद हम ट्रेन में पहुँच गए, और टीटी जब चेक करने आए तो टिकट दिखाया, प्रिंट आउट निकाला हुआ। वो प्रिंट आउट देख के बोलते ये क्या है, कहीं टिकट है, तो नहीं ये तो वैलिड नहीं है। फिर उनको पढ़ाया, क्योंकि उसमें जो 2 पेज का प्रिंट आउट निकलता था तो उसमें लिखा रहता था कि दिस इज़ अ वैलिड टिकट। तो उन्होंने पढ़ा तो बोले अच्छा ऐसा भी कुछ हो गया है। मैंने कहा जी। वो और अब आज का देखिए, आज तो टिकट अब तो खैर काउंटर्स पे पता नहीं मतलब कौन, बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग तो ऐप पे ही बुक करते हैं और वेबसाइट पे ही बुक करते हैं। और अब वो चेकिंग भी जो है वो लोग भी अब टैब लेकर के आने लगे। पहले तो बाकायदा वो प्रिंट आउट निकलते थे पूरे पैसेंजर मैनिफेस्ट, और वो सब का चेक करते हुए जा रहे थे। और बहुत ही मतलब अगर आप देखिए तो जर्नी जो है वो पेपरलेस जॉब हो गया है, पूरा टैब में सारी चीज़ें। ट्रेन की जो जर्नी जो है उसका इवोल्यूशन जो है ये रहा है। अब बात करते हैं वो जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि कैसे प्लेन की जो यात्रा जो है वो इतनी कंफर्टेबल हो गई है, और ट्रेन की यात्रा जो है वो कंफर्टेबल तो अभी भी है, लेकिन उम्र दराज लोगों के लिए कितना कष्ट है। अगर आप किसी स्टेशन पे जा रहे हो, पुराने स्टेशन पे, और आपको प्लेटफॉर्म 8 पे जाना है और आपको 1 नंबर से 8 नंबर पे जाना है, तो आपके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि आप वो 8 नंबर पे आराम से पहुंच जाएं। लिफ्ट है, लेकिन सामान वगैरह जो है वो आपको खुद ही ढोना पड़ता है। आप चाहें तो कुली कर सकते हैं,
और फिर वो प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए अगर आपका कोच बिल्कुल आगे आ रहा है या बिल्कुल पीछे आ रहा है, जो कि अमूमन एसी कोचेस के साथ होता है, तो आपको उतना पूरा ट्रैवल द प्लेटफॉर्म जो है आपका वो 10,000 वाला अगर आप स्टेप्स वाला अगर टारगेट रखते हैं तो आपका वो पूरा तो नहीं लेकिन एक उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो उस दिन कवर हो सकता है। लेकिन क्यों ऐसा है कि सरकारें जो है वो रेल यात्रियों की सुविधाओं पे इतना ध्यान नहीं देती हैं? क्यों एक वेटिंग एरिया नहीं है प्रॉपर कि आप प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएं और आपको अगर वेट करना पड़ रहा है तो वहाँ पे बेंचेस इतनी कम होती हैं, आपको बैठने की जगह नहीं मिलती है। अब जब बैठने की जगह नहीं मिल रही है तो सब लोग कितनी देर तक खड़े रहेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो प्लेटफॉर्म पे नीचे ही बैठ जाते हैं, पेपर बिछाया या उनके पास में अगर कोई कपड़ा है तो वो बिछाया और बैठ गए। ये थोड़ी बहुत ही इनसेंसिटिव चीज़ें लगती हैं। मतलब सोचना चाहिए जो भी प्लान करते हैं कि कैसे क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आज भी ट्रेन्स पे निर्भर करती है, ट्रेन्स पे डिपेंडेंट है, तो उनकी यात्रा कैसे सुविधाजनक बनाएं। वंदे भारत चल गई, वंदे भारत स्लीपर जो है वो दिसंबर में शायद शुरू होने वाली है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो वो तो ट्रेन के अंदर की बातें हैं, लेकिन जो स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक या प्लेटफॉर्म ट्रेन तक पहुंचने वाला जो सफ़र जो है वो एक्चुअली वो इंग्लिश वाला सफ़र हो जाता है, वो हिंदी वाला सफ़र नहीं रहता है। अब बात करते हैं जो मज़ेदार चीज़ें जो ट्रेन से जुड़ी हुई हमारे परिवार में, जिनका ज़िक्र अक्सर होता है, जिनका बार बार बताया जाता है। तो ट्रेन जो है आपको मालूम है कि भारतीय रेल जो है वो अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन अभी भी मतलब समय पे नहीं चलती। मैं पिछले दिनों जब मैं जर्नी पे था तो मेरी ट्रेन 5 घंटे लेट थी। तो बट नॉर्मल जो है वो इतना लेट नहीं होती है। तो हम लोग गए थे मामा जी के पास, और मामा जी जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो ट्रेन जो थी वो लेट थी, तो मामा जी ने वहाँ पे जो भी उनके जीआरपी में थे तो उनको बोला कि आप बता दीजिएगा जब भी ट्रेन का आने का हो कि ट्रेन कब आ रही है, तो हम लोग फिर आ जाएंगे। उसके बाद ये सब बड़े लोग जो हैं इन्होंने ताश निकाले और ताश खेलना शुरू। ताश खेलते खेलते किसी को ध्यान भी नहीं रहा कि ट्रेन का आने का समय क्या था और चेक करना चाहिए। जब बहुत देर हो गई और कोई खबर नहीं आई तो फिर फ़ोन करके पूछा गया कि भाई ट्रेन कहाँ तक पहुँची है? तो उन्होंने बोला सब ट्रेन तो आके चली भी गई। बस उसके बाद फिर धमा चौकड़ी मची कि कैसे जो है, क्योंकि पिताजी को ऑफिस ज्वाइन करना था, तो कैसे जो है दूसरी ट्रेन में फटाफट सब लोग बैठें और भोपाल पहुँचें। एक और ट्रेन का और मज़ेदार किस्सा जो मेरे साथ हुआ था, जो कि फ़्लाइट में जिसके होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब फ़्लाइट एयरपोर्ट पे आप अंदर जाते हैं तो वो CISF वाला जो है वो सब आपका टिकट वगैरह चेक करता है और उसके बाद फिर आपको अंदर जाने देता है। और हम लोगों की जो एक बार ट्रेन थी तो वो रात के 12:25 की थी। तो वो मतलब मैंने जिस तारीख के, सपोज़ मैंने अगर वो 10 तारीख की बुक करी है तो वो ट्रेन जो है, मेरे हिसाब से मैंने 10 तारीख की बुक करी, वो ट्रेन जो है वो 9 तारीख को ही जा रही है। और मैं 10 तारीख को पूरे सारो सामान के साथ पहुंचा कि भाई मेरी ट्रेन है, और जाकर के सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर में एक फैमिली आई, बोले कि आपका टिकट, हमने कहा कि यही है। तो बोले अच्छा हमारा भी यही है। उन्होंने हमारा टिकट देखा, हमने उनका टिकट देखा, दोनों की कोच वही, बर्थ वही, और हैरान कि ऐसा कैसे, रेलवे में ऐसी गलती तो कभी नहीं होती है, ये गलती कैसे हो गई। तो फिर किसी समझदार आदमी ने बोला कि तारीख आपकी कौन सी है? तो मैंने कहा मेरी तो 9 तारीख लिखी हुई है। तो बोले आपकी ट्रेन तो कल चली गई। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, पूरे सामान के साथ वापस नीचे उतरे, घर गए, दूसरे दिन की फिर ट्रेन की बुकिंग करी और फिर ट्रेन से वापस यात्रा करी।
तो दूसरा जो किस्सा है वो हमेशा के लिए वैलिड है और सबके लिए वैलिड है कि समय पे आप कैसे पहुँचें। बहुत बार बॉम्बे में तो हुआ है लोगों की ट्रेन छूटी। मेरी खुद की ट्रेन जो है कई बार 2 या 3 बार तो मेरे को याद है कि ट्रेन छूट गई, मतलब और छूटी भी ऐसे कि मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूं और मुझे दिख रहा है कि वो लास्ट कोच जो है वो जा रहा है सामने से। तो पापा मम्मी आए हुए थे और पापा की एक आदत है कि स्टेशन जो है वो जल्दी पहुंचने की। उनका एक ये कहना है कि आप पहले पहुंच जाइए तो आराम से रहते हैं, आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। उस समय तो हम लोग बहुत उस पर बहस होती थी यूजुअली कि क्या है कि इतनी जल्दी पहुंच के क्या करेंगे, लेकिन पापा को था कि स्टेशन पे पहुंचो तो स्टेशन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बुक स्टॉल्स देखो और कुछ खाने पीने का अगर है तो खाने पीने का भी कार्यक्रम जो है वो भी चलता रहता था साथ में। तो 10 बजे की ट्रेन है तो हम लोग 7 बजे से निकलने की तैयारी करते करते 8 बजे तक निकल ही जाते थे, जो कि भोपाल के हिसाब से तब भी बहुत जल्दी हुआ करता था। बम्बई में यही चीज़ जो है ये आदत जो है बहुत अच्छी बात है और हम लोग ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया जब पापा मम्मी को स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। तो 7:35 की पंजाब मेल बीटी या CSM छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जाने के लिए तैयार, और हम लोग को जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से लगभग 1.5 घंटा लगता है पहुँचने के लिए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने 5 बजे तक का निकलने का प्लान बनाया। अब जैसा कि होता है कि वो कैब बुक हो और वो कैंसिल हो जाए, बुक हो और कैंसिल हो जाए, किसी तरीके से 5:30 बजे जो है वो कैब मिल गई और हमको 2 कैब की ज़रूरत थी। तो 2 कैब मिल गई, दोनों कैब में हम सब लोग बैठे और निकल गए। जब पहुँचे हाईवे पे तो वहाँ पे पता चला कि ट्रैफिक जाम है और घड़ी टिक 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 बढ़ती जा रही और हम लोग की धड़कनें बढ़ती जा रही कि अब क्या करें। तो जब बहुत देर हो गई और लगा कि अब जो है वीटी पहुंचना संभव नहीं है और ड्राइवर से भी पूछा तो उसने भी बोला कि वीटी तो शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि अब दादर में जो है वो ट्रेन पकड़ी जाए, दादर चलते हैं। दादर के लिए चले तो जो मैंने बताया 2 कैब थी, तो हमारा जो कैब वाला जो था और मेरे साथ पापा मम्मी थे, जिस कैब में बैठे थे उस कैब वाले को थोड़ा सा डायरेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। तो दादर पहुंचने के लिए आपको एक राइट टर्न लेना रहता है स्टेशन पहुंचने के लिए। उस बंदे ने वो राइट टर्न मिस कर दिया और मिस करके वो, अब जैसा बड़े शहरों में होता है कि आपने मिस कर दिया तो फिर आपको एक लंबी दूरी तक सीधे जाना पड़ता है, उसके बाद ही आप यू टर्न लेके आ सकते हैं। और जैसा कि बड़े शहरों में होता है कि अगर आपने वो टर्न मिस कर दिया तो आपको एक लंबी दूरी तक जाना पड़ता है यू टर्न करने के लिए। तो बस वो यू टर्न करने के लिए फिर वो आगे चले। इस बीच में जो दूसरी टैक्सी थी जिसमें कि वो लोग थे जिनको कि जाना नहीं था कहीं, स्टेशन पे सी ऑफ करने के लिए आए थे, तो वो लोग पहुंच गए और वो हम लोगों से फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ हैं। और वो ट्रेन आने का समय हुआ जा रहा था और ड्राइवर से बहुत रिक्वेस्ट करी भाई कि जल्दी पहुंचा दो, जल्दी पहुंचा दो। जल्दी पहुंचाया उसने किसी तरीके से और हम लोग पहुंचे स्टेशन पे। और जैसा मैंने बताया कि इतना स्टेशन पे लंबा चलना पड़ता है, तो दादर में भी ये था कि स्टेशन से आप उतर करके आपको फुट ओवर ब्रिज ले करके प्लेटफॉर्म चेंज करके जाना पड़ता है। तो वो सब फिल्मी सीक्वेंस होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी रजिस्टर हैं अभी। तो प्लेटफॉर्म पे हम लोग फुट ओवर ब्रिज पे हम लोग चढ़े, नीचे उतरना शुरू किया और उतनी देर में देखा कि वो ट्रेन आ रही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई है और हम लोग नीचे उतरते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी उतरते जा रहे हैं, सामान लेकर के आगे भागे जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि एसी जो था वो पीछे की तरफ आता था और वो फुट ओवर ब्रिज से नीचे उतरने के बाद आपको फिर पीछे की तरफ भागना पड़ेगा। किसी तरह दौड़ते भागते वहाँ पे पहुँचे, सामान अंदर रखा, पापा मम्मी अंदर चढ़े और बस वो ट्रेन चल दी। लेसन लर्नड कि अब जो भी है समय से पहले पहुँचो, भले ही वहाँ पे जा कर के बैठना पड़े, लेकिन और बड़े शहरों में तो स्पेशली जो है आप समय से पहले निकल जाइए, समय से पहले वहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कहाँ पे कब कौन सा ट्रैफिक जो है वो आपको रोक दे और वो गाड़ी जो है वो आपको बुलाती ही रह जाए।
अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, वो है ट्रेन्स और हमारी फ़िल्में। जब वी मेट में ट्रेन्स का आपको देखिए ना कितना एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है इम्तियाज़ अली साहब ने। एक जब शाहिद कपूर अपने एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड फेज़ में रहते हैं तो करीना कपूर उनको ट्रेन में मिलती हैं और वहाँ से उनकी पूरी ज़िंदगी में जो है वो बदलाव आ जाता है। और कुछ ऐसा ही होता है करीना की लाइफ में। जब शाहिद उनको मिलते हैं तो करीना भी एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड स्टेट में रहती हैं और कैसे वो टॉय ट्रेन में बैठ कर के दोनों घूमते हैं और कैसे एक चुटकी में जो है वो पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है और करीना जो है वो अपनी पुरानी वाली करीना जो है वो वापस आ जाती हैं। छैया छैया गाना जो है वो तो सबको पता ही है और कितना आइकॉनिक सॉन्ग बन गया है वो, शाहरुख और मलाइका अरोड़ा का। और कितना खूबसूरती से वो उन्होंने डांस भी किया है और वो ट्रेन जो है वो ऊटी में जो वो चलती है वो कितनी खूबसूरत दिखती है। ऐसी ट्रेन्स अगर जो हैं आप फिल्मों में देखें, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें ट्रेनों का एक बहुत ही सीक्वेंस जो है मतलब वो पूरा एक लाइफ चेंजिंग सीक्वेंस है। स्वदेश का भी यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा कि स्वदेश में जब वो शाहरुख खान जो हैं वो गाँव से वापस लौटते रहते हैं तो वो ट्रेन में जब पानी पीने के लिए मांगते हैं तो वो बच्चा जो है वो उनको पीने के लिए देता है और वो उसको पैसे देते हैं तो वो कैसा बच्चा जो है वो दौड़ते हुए जो है वो छुट्टे पैसे जो है शाहरुख खान को वापस करता है। उस जर्नी के बाद एक बिल्कुल बदले हुए मोहन भार्गव बन जाते हैं। डीडीएलजे की ट्रेन जर्नी वो भी आइकॉनिक है, जो कि उसमें ट्रेन का बहुत ही कम सीक्वेंस शुरू में है, लेकिन अगेन उसके में भी अगर आप देखें तो आदित्य चोपड़ा ने जो ट्रेन का जो इस्तेमाल किया है जहाँ पे कि वो पहली बार जो है वो ट्रेन में दोनों मिलते हैं और एंड सीक्वेंस भी वही है कि वो काजोल जो है वो दौड़ते हुए जा रही हैं और शाहरुख खान जो है वो उनको खींच लेते हैं और बैठा लेते हैं। अपने अनुभव ट्रेन से जुड़े हुए, ट्रेन की यात्राओं की जो यादें हैं उनसे जुड़े हुए प्लीज़ मेरे साथ साझा करिए, कमेंट करके बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।